Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5 है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपके लिए एक नई वीडियो नए कंटेंट लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियोस हैं वो उन सभी उन सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वेदर इट इज़ यूपीएस, सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी एटसेट्रा, या एसएससी के कोई भी एग्जाम के रिलेटेड, या साथ ही साथ किसी ओपन एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियोस हेल्पफुल हैं ही। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियोस मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी, तो सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. So Robert Hooke, ये एक साइंटिस्ट थे, राइट। इन्होंने एक कॉर्क जो होता है, राइट, स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसको क्या किया इन्होंने, माइक्रोस्कोप पे चेक किया, राइट, एग्जामिन किया, और उनको क्या स्ट्रक्चर मिला, एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर मिला उन्हें। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट, जिस बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे, राइट। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क की जो पेड़ की छाल होती है उसको, ठीक है, उससे निकलता है। सो दिस वाज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। ठीक है, उन्होंने खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप था, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हु कॉल दीज सेल्स, राइट। उन्होंने इनको क्या कहा, उन्होंने इसको सेल का नाम दिया, राइट। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। जैसे हमने सुना ही होगा, सेल क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम जैसे जेल की जो बैरिक्स होते हैं उनको भी सेल बोलते हैं। तो ऐसे ही जो छोटे रूम साइज, छोटे साइज वाले रूम है उनको सेल कहा जाता है, राइट। तो उन्होंने लैटिन वर्ड से इसको नाम दिया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन उनको फाउंड किए थे उन्होंने, वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और वो एक अलग अलग एक साथ जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे जब ऐसे सेल्स मिले होते इस तरीके के, हनीकॉम मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा, राइट। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर थे ये। So this may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये था तो छोटा सा इंसिडेंट, लेकिन इसने साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक योगदान दिया, ठीक है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units। और पहली बार किसी ने ये ऑब्जर्व किया था, किसी ने पता लगाया कि हम लिविंग बींग्स है, राइट, उनके अंदर जो उनकी बॉडी है या स्ट्रक्चर है वो सेपरेट यूनिट से बना हुआ है, राइट। द यूज ऑफ द वर्ड सेल डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और हम आज भी इस वर्ड को यूज करते हैं, राइट। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बने किस चीज से हैं। सो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन अनियन बल्ब। ठीक है, एक प्याज का प्याज लेना है। With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis। तो जो उसके प्याज की जो छिलका होता है उसमें बारीक बारीक आपने देखा होगा वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। तो उसका एपिडर्मिस निकालना, वो स्किन निकालनी है। फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन। ठीक है, जो अंदर की साइड वाला होता है, ठीक है, ये अनियन है, तो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये अंदर का, तो इस साइड से, अंदर वाली साइड से निकालना, कनकेव साइड से, राइट। सो दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और इसको एक विदाउट एनी डिले आपको इसको वॉच ग्लास में रखना है, ठीक है, कंटेनिंग वाटर। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही है वो बहुत पतली सी तो लेयर होती है और जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो ड्राई हो जाएगी, उसको बचाना है उससे। और जल्दी से हमको उसको वॉच ग्लास में डालना है। वॉच ग्लास आपको पता ही होगा, जब माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए डालते हैं तो ग्लास के जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसके बीच में रखते हैं, राइट। सो अब क्या होगा इससे। हमने क्या किया, अब टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, ठीक है, और ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द ग्लास टू स्लाइड। अब छोटा सा एक पीस लेना है उसका, पील का, उसको स्लाइड में लाना है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, राइट। अ थिन camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel।
नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन, ठीक है, ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. We have prepared a temporary mount of onion peel. अब हमने एक temporary mount onion peel का prepare कर दिया. ये activity है, right? तो ये activity आप अपने teachers वगैरह के साथ कर सकते हैं, या अगर आप अपने बड़ी, अब तो आप जो लोग बड़े हैं वो तो खुद भी कर सकते हैं, right? We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. So compound microscope में किया जाएगा टेस्ट, राइट? और ये देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये अनियन पील का ही है डायग्राम, ठीक है. सो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपने देखा भी होगा अपनी साइंस लैब्स वगैरह में, ठीक है. सो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. ये हमने पीछे देखा ना, ये देखिए सेल्स हैं अलग अलग, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, सब के सब. Together they form a big structure like an onion bulb, right? We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. Okay, the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. अब ये नहीं है कि कोई बड़ा प्याज लिया हमने तो उसका जो सेल्स होंगे उसके बड़े साइज में होंगे, कोई छोटा प्याज लिया तो उसमें छोटे, ऐसे नहीं है. रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन वो सब सिमिलर होंगे, ठीक है, और सिमिलर विजिबल स्ट्रक्चर होंगे, एक जैसे ही लगेंगे. सो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब, ठीक है. ये बेसिक जिससे वो यूनिट है, ये जिससे अनियन बल्ब बना है, तो वो बेसिक यूनिट है ये. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. तो इसीलिए चैप्टर का नाम भी है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लाइफ के लिए वो उसके सेल हैं, बिकॉज इतने सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर जो है उनसे मिलके तो कोई बॉडी बनी है, राइट? सो नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन. और कुछ सिंगल सेल भी होते हैं जो अपने में अकेले रह पाते हैं, अब ठीक है, विदाउट बहुत सारे सेल के बजाय वो अकेले एक सिंगल सेल होते हैं, वो भी लिविंग होते हैं, राइट? अब कुछ ये एक फैक्ट है, आपको पता भी होगा, आपने जानते भी होंगे. सेल्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ये तो हम देख ही लिया था कि जो टर्म कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने किया था. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उस टाइम उन्होंने खुद का बनाया हुआ था, राइट? Leeuwenhoek 1760 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. और जो फ्री लिविंग सेल्स फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में. उन्होंने खुद का जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे, राइट, सॉरी, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से. इट वाज रॉबर्ट ब्राउन. अब रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस. तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, राइट? और इसके अंदर जो ये सेंटर में जो ये है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना है आपको, 1831 में, ठीक है. और जो सेल है उसको टर्म कॉइन किसने किया? सेल का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने. ओके. पुरकिंजी इन 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. अब पुरकिंजी थे, राइट, 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म कॉइन किया, ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. अब जो ये सेल है, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसके अंदर ये जो सारा जो एक फ्लूइड होता है इसके अंदर पूरा, जिसमें ये सारे सेल के ये जो आप कह लें कंपोनेंट्स है अलग अलग, वो होते हैं. तो ये फ्लूइड जो होता है इसके अंदर अंदर पूरा, इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, राइट? अभी धीरे धीरे आपको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा. तो अभी जब तक मैं आपको पूरा क्लियर अभी नोट्स के साथ नहीं बताता हूँ तो तब तक मैं ओवरव्यू दूंगा यहाँ पे, ठीक है. आगे स्लाइड्स में मैं आपको इसको क्लियर डिटेल में बताऊंगा. द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists. अब सेल, अब कोई भी प्लांट और एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं, राइट, और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये किसने बताया? was presented by two biologists, स्किलिडन 1838 में एंड स्क्वान, राइट. इन दोनों ने, इन दोनों
बायोलॉजिस्ट ने इन दोनों ने मिलके बताया कि जो सेल है, ठीक है, वो किसी भी प्लांट और एनिमल में, ठीक है, उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट। और कोई भी प्लांट एंड एनिमल है, लिविंग बीइंग है, वो इन सेल से बना हुआ है, ये इन दोनों ने बायोलॉजिस्ट ने बताया, ठीक है, ये याद रखना है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्शो, ठीक है। फर्दर इसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन किसने दिया? वर्शो ने 1855 में, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने क्या बताया कि जो भी कोई नया सेल होता है वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से पैदा होता है, अपने आप तो नहीं होता। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है उनसे जाके वो पैदा होता है या बनता है, राइट, या मल्टीप्लाई होता है। तो विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles, ठीक है। अब 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया समझना और अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना कि जो उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसी सेल के, वो सब, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। ये जो मैं बता रहा था ना, ये कंपोनेंट्स, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं उसके, किसी भी सेल के जो अंदर होते हैं वो ऑर्गेनेल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world, right? It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सारे क्या हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ओके। तो हमें इससे क्या पता चला? जब मैग्नीफाइंग लेंसेज आए, ठीक है, डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इन चीज़ों की, तो इससे पता चला कि सिंगल सेल भी एक होल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, राइट। अमीबा हो गया, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, राइट, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organisms. यूनिसेलुलर नाम, यूनी और सेलुलर, यूनी मतलब सिंगल, राइट, और सेलुलर मतलब सेल वाले। तो यूनी सिंगल और सिंगल सेल वाले। ऑन द अदर हैंड many cell groups together in the single body assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms। तो यहाँ पे कैसे बना? मल्टी और सेलुलर। तो मल्टी मतलब मल्टीपल सेल वाले, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके मल्टीपल सेल्स हैं, इनके पास मैनी सेल्स हैं, सच एज फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सो कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये भी याद रखना है कि हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से? एक सिंगल सेल से तो बना है, ठीक है। एक सेल था पहले, वो मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके मल्टीपल सेल्स बने ना। सो हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड? अब कैसे होता है ये कि एक सेल जो है अपने तरीके के मल्टीपल सेल्स बनाता है? ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आते हैं? चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में। We can try preparing temporary mounds of leaf fields, tip of roots of onion or even peels of onions of different sizes, ठीक है। हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी अनियन पील वाली, उसमें हम और चीज़ों से भी एक्टिविटीज कर सकते हैं इस चीज़ को अपने आप को अपने एक्सप्लोर करने के लिए, इन चीज़ों को, राइट। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू बी फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? अब क्या सारे सेल्स शेप और साइज में एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या स्ट्रक्चर में वो एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी? ठीक है। व्हाट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड? अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, तो ये ब्लड सेल है, राइट, ये नर्व सेल है, ये फैट सेल है, राइट, ये ओवा है, एग सेल जो होता है फीमेल में रिप्रोड्यूस, ये मसल सेल है, और ये स्पर्म है, राइट। तो ये सबका स्ट्रक्चर अलग है, राइट। लेकिन जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो हर सेल में, कोई भी सेल हो उसके अंदर सिमिलर होते हैं ऑर्गेनल्स जो उसके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर करते हैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब शेप और साइज अलग अलग होता है, राइट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब वो कैसे अलग होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक फंक्शन पे। कौन सा सेल किस फंक्शन के लिए बना हुआ है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है,
उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, सेल है, उनकी चेंजिंग शेप है, राइट। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of a cell. For example, nerve cells, मैंने अभी आपको नर्व सेल दिखाया, उसकी एक टिपिकल शेप है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग है। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. ठीक है, तो हर लिविंग सेल की कैपेसिटी है कि वो अलग अलग परफॉर्म करता है फंक्शंस, राइट। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? अब करते कैसे ये फंक्शंस परफॉर्म? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, so this is that the different parts of human body perform different functions. Human body has a heart to pump blood, right? A stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. तो एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी या किसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, सेम सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. अब जो भी ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी सेल के अंदर जो परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, अलग अलग फंक्शन, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गेनेल्स करते हैं। वो कंपोनेंट्स जो अलग अलग हैं वो ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, ठीक है, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो हर तरह का जो सेल ऑर्गेनल है वो परफॉर्म करता है फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन, ठीक है, जैसे कि मेकिंग मटेरियल इन द सेल, वेस्ट मटेरियल को हटाना, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस। अ सेल is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. ठीक है, तो एक सेल जो है वो एबल टू लिव होता है और परफॉर्म कर पाता है फंक्शंस को इन सभी ऑर्गेनल्स की वजह से, ठीक है। विदाउट दीज ऑर्गेनल्स कोई सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। So these organelles together constitute the basic unit called the cell. तो इन सभी ऑर्गेनल्स को मिलके कंस्टिट्यूट होती है एक बेसिक यूनिट, दैट इज कॉल्ड सेल। जैसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट सेल, वो इन सभी ऑर्गेनल से मिलके ही बनती है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। अब ये जानना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी कि चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, लेकिन हर एक सेल में, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ये याद रखना है आपको, ओके। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, ठीक है। हर सेल का, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, किसी भी शेप या साइज का हो, ऑल द ऑर्गेनल्स आर सेम, ठीक है। What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? We saw above that the cell has special components called cell organelles. अभी हमने देखा ना कि जो special component है किसी भी cell में, वो क्या कहलाते हैं? Cell organelles. How is a cell organized? अब वो organize कैसे होते हैं? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. अब जब हम देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी सेल को, ठीक है, तो हमें जो मेजर तीन फीचर्स मिलते हैं वो हर सेल में मिलते हैं, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये याद रखना है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक लेयर होती है, आउटर लेयर, ठीक है, ये हर सेल में मिलती है। न्यूक्लियस जो मैंने आपको दिखाया था, जो सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म, जो मैंने बताया था आपको कि जो लेयर और जो ऑर्गेनेल्स के बीच में जो भी लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see now. अब देखते हैं कैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है, राइट। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. तो
जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है, जो बाहर बाहर की जो कवरिंग है, जो सेपरेट करती है जो सेल के कंटेंट्स है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है, ठीक है। ये जो सेल है, राइट, ये एक सेल है एक टाइप का, ये इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर जो ये लिक्विड होगा पूरा, ये तो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो पतली सी मेम्ब्रेन आउटर लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये सेल के जो इंटरनल वो ऑर्गेनेल्स हैं उनको आउटर सर्विस से अलग रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, राइट। तो इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड exit of some materials in and out of the cell, ठीक है। इसका फंक्शन है कुछ, ये ऐसे ही नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये अलाउ करती है या परमिट करती है एंट्री एग्जिट को कुछ मटेरियल्स का सेल्स के अंदर या बाहर जाने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो कोई भी एक तरह से आप समझ लीजिए ये सिक्योरिटी है यहाँ की, कि कोई अंदर आना चाहिए बाहर जाना चाहे तो इससे इसके बिना या इसकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। तो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्टिवली चूज करके, चुन के, परमिएबल मतलब परमिशन देना अंदर जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे घुसने के लिए या बाहर निकलने के लिए। तो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली जो इसको चूज करना है कि हाँ ये सेल के लिए ठीक है या ये नहीं है, तो जो ठीक है उसी को एंट्री एग्जिट मिलेगी, जो नहीं है उसको एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगी, राइट। सो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू अ सेल। अब ये जो मूवमेंट है होती कैसे है, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. अब ये जो सब्सटेंसेस जाते कैसे हैं? तो कुछ तो क्या होता है, जो जो हमने सुना होगा, जो गैसेस का जो प्रोसीजर होता है, राइट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट का, तो सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से होती है वो, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ सेल, ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन is happened by the process diffusion, right. So we have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it is concentration is low. तो हमने पता है ना हमें कि कोई भी चीज का जो ये होता है, ये रूल है या लॉ है, ये प्रिंसिपल है कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट होती है या मूव करती है, राइट। तो सेम ऐसे ही गैसेस में भी होता है। सो ये प्रोसेस जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है जो फ्रॉम हाई टू लो concentration region is known as diffusion. So let's move further. Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. अब कुछ ऐसी सिचुएशन तब होती है जब सेल के अंदर, राइट, CO2 जो गैस है, जो एक वेस्ट गैस है, राइट, सेलुलर वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि सेल्स को या किसी लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट। CO2 तो उसके लिए एक वेस्ट है, तो वो एक्सक्रीट करनी होती है। तो हाई कंसंट्रेशन में जब हो जाती है सेल के अंदर, सेम प्रोसीजर यूज करता है सेल डिफ्यूजन का, राइट। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, ठीक है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 कम हो गई, बाहर बाहर कम है, ठीक है, एनवायरनमेंट से, तो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, तो मान लो सेल के अंदर ज्यादा हो चुकी है, तो एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, ठीक है, जैसे ही कंसंट्रेशन जो है बाहर कम हो चुकी है CO2 गैस जो है, और सेल के अंदर ज्यादा उसकी मतलब ज्यादा स्टोर हो चुकी है, तो अब उसको बाहर निकलना है, तो CO2 मूव करने लग जाएगी आउट ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि अब सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन है, बाहर कम हो चुका है, तो बाहर लो कंसेंट्रेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो हाई कंसेंट्रेशन से मूव करेगा लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा और बाहर निकलेगी वो CO2, राइट, टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस किस में यूज होता है? सेल में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, राइट। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. अब यहाँ पे
CO2 खत्म हुई, बाहर गई, एक्सक्रीट हो गई, लेकिन सेल के अंदर अब ऑक्सीजन की भी तो कमी हो रही है ना, लोड कंसेंट्रेशन हो रहा है, तो बाहर ज़्यादा है O2, ठीक है, ऑक्सीजन, तो फिर वो सेल की तरफ को मूव करेगी, राइट। Thus, the diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. पानी भी same law use करता है, law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. अब जो ये वाटर में जो डिफ्यूजन टाइप है उसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसको। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ही बात है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये फर्क इस पे तब भी पड़ता है कि सब्सटेंस कौन सा डिसॉल्व है पानी के अंदर, ठीक है। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. सेम वही, जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा तब तक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता रहेगा, ओके। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा इससे, देखते हैं। The medium surrounding the cell has a high water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute. अब तीन तरह के इसमें केस होते हैं जो हमने देखा ना ऑस्मोसिस, उसमें तीन तरह के केसेस होते हैं। क्या होते हैं कि एक तो है कि जब जो मीडियम है जो सराउंडिंग के सेल के है आसपास है वो हायर कंसंट्रेशन वाटर है, वहाँ पे बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है सेल के मुकाबले, मीनिंग जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, वो ज़्यादा लिक्विड है, वहाँ वहाँ पे ज़्यादा वाटर है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल के अंदर क्या है, लो प्रेशर है, लो कंसंट्रेशन है, बाहर से तो सेल क्या करेगा, अपने अंदर वाटर गेन करेगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। तो इस सॉल्यूशन को, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, राइट। जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का एज कंपेयर टू द इनर एनवायरनमेंट जो सेल का है, राइट। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वो फ्री है, दोनों तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है तो वो सिर्फ अंदर आता रहेगा, ऐसा नहीं है। जो अंदर जो सेल के अंदर भी जो वाटर है वो भी बाहर मूव करेगा, और जो बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर है वो इनसाइड मूव करेगा। लेकिन जो ज़्यादा पानी है विल कम इनटू द सेल, ठीक है, देन विल लीव। तो ज़्यादा निकलने से ज़्यादा कंपेयर टू, मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट जो सेल का जो वाटर होगा वो उसके कंपेरिजन में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो ज़्यादा इनफ्लो होगा, ठीक है, सेल के अंदर। सो जो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि सेल वाटर गेन कर लेगा और वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर। सो सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। अब जब पानी भर जाएगा तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या स्वेल करेगा सेल, राइट। चलिए अब सेकंड क्या है, सेकंड जो सिनेरियो होगा, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अब मान लीजिए सेल के अंदर जितना पानी है सेम बाहर भी एनवायरनमेंट में भी उतना ही वाटर कंसंट्रेशन है, तो देयर विल बी नो मूवमेंट, ठीक है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है, राइट। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर अपनी मूवमेंट छोड़ेगा नहीं, वो करता रहेगा, तो दोनों तरफ से सेल से भी बाहर पानी जा रहा है, बाहर से भी अंदर आ रहा है, तो दोनों तरफ का जो नेट रिजल्ट होगा वो नील होगा। बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज, ठीक है, एक सेम ही वैसे ही रहेगा जैसा था वो। अब थर्ड है द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब थर्ड है क्या कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है देन द सेल, बाहर कम है। फर्स्ट केस में बाहर ज्यादा था, अब सेल में ज्यादा पानी है एज कम्पेयर टू बाहर, तो क्या होगा इससे, इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सेल में ज्यादा कंसंट्रेशन है पानी का, तो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, राइट। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। अब सेल हाइपर है, उसके अंदर ज्यादा इसको ऐसे याद रखना, अगर
कि सेल अभी हाइपर है, उसके अंदर ज़्यादा है वाटर, राइट। तो हाइपर है वो, तो बाहर निकालने के लिए तैयार है वाटर को, राइट। सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट this time more water leaves the cell than enters it, right? Therefore the cell will shrink. अब पानी निकलेगा तो क्या होगा, सेल जो होगा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। ठीक है, चलिए आई होप समझ आया होगा अच्छे से, मैंने आपको ट्राई किया खूब अच्छे समझाने की। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, वो इसी तरीके से ये ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म या और प्लांट सेल जो होते हैं वो इसी तरीके से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। अब जो जड़ें हैं पेड़ की या पौधों की, वो इसी प्रोसेस से पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो पानी, अब से आपको पानी तो डालते हैं पौधों को, लेकिन आपको पता नहीं था कि पानी कैसे जाता है, कहाँ चला जाता है। सो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो प्लांट है वो पानी, जो सेल्स है प्लांट के, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। ठीक है, डिफ्यूजन एक important प्रोसेस है लाइफ ऑफ अ सेल में, राइट, सेल की लाइफ में। इन एडिशन टू दिस the cell also obtains nutrition from its environment, right। अब खाली गैस और वाटर से तो काम नहीं होगा ना, न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए। सो मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो लेयर थी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की लेयर है, वो फ्लेक्सिबल भी होती है काफ़ी। और किससे बनी होती है वो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, याद रखना है। और वो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। सो इफ समवन आस्क यू कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, plasma membrane या cell membrane is made up of what? So it is made up of organic molecules, जो किससे बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। याद रखना है, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेलेक्ट करती है उन्हीं चीज़ों को एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, जो सेल के लिए ज़रूरी होता है, राइट। However, we can observe the structure of a plasma membrane only through an electron microscope। हम जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में या नेकेड आई से नहीं देख सकते हम सेल को भी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। Such processes are known as endocytosis। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल को एनेबल करती है कि वो बाहर से भी फूड एनगल्फ कर ले अपने अंदर, राइट, अदर मटेरियल या कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। अमीबा जो होता है, राइट, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये उसका न्यूक्लियस होता है। तो जो अमीबा होता है, राइट, वो क्या करता है, अब वो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो मान लीजिए ये उसका फूड है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, ठीक है, तो और अपनी ऐसा एक स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा उसको एनगल्फ करने के लिए, राइट। ये यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा अपने, ताकि इसको अपने अंदर ले सके, फिर कवर कर लेता है और फूड फिर अंदर एंटर कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है उस चीज़ को। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, याद रखना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ engulfing food या taking nutrition from the external environment by the single cellular organism amoeba is known as endocytosis। ठीक है, तो amoeba इस तरीके से ही एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही अपना फूड लेता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सारे जो कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे, फैक्ट समझ आए होंगे। सो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, share the video and do subscribe my channel education for everyone। और friends, help others learn and help others to learn, right। खुद तो सीखे सीखे, साथ में दूसरों की भी हेल्प कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये कंटेंट औरों को प्रोवाइड कीजिए, सो दैट उनके भी बेनिफिट हो सके, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये चैप्टर जो है पार्ट्स में आएगा, ठीक है। आई डोंट नो
दो या तीन पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए, और आस्क योर फ्रेंड्स एंड अदर known people to subscribe the channel. See you. Take care. Bye bye.